हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। यूजीसी नेट पेपर वन का सीरीज में हम लोगों ने अभी यूनिट वन का पार्ट वन किया हुआ है और ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए थे, जो कि पार्ट वन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए थे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड थे। टीचिंग के ऊपर जिसका मेन कॉन्सेप्ट टीचिंग था, टीचिंग के लेवल्स क्या होते हैं और उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया। आज का जो टॉपिक है उसमें पार्ट टू है और ये लर्निंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशनल डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब इट्स नेचर। सीखने की मूलभूत परिभाषाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी प्रकृति का सटीक वर्णन करता है, यानी लर्निंग क्या है, इस विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा कि लर्निंग इज अ टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू फटीग और इलनेस। तो ये तो नहीं है, तो हम लोग जानते ही नहीं है। सीखना थकान या बीमारी के कारण व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन है, ऐसा नहीं है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर that occurs as a result of experience and practice। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। ये तो ठीक है, क्योंकि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पे जो चेंज आता है हमारे व्यवहार में वही लर्निंग है, और जो कि अपेक्षाकृत स्थायी भी होता है। परमानेंट बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अपेक्षाकृत स्थायी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस अकरिंग सोलली ड्यू टू द फिजिकल ग्रोथ एंड मेच्योरेशन आर कंसीडर्ड लर्निंग। केवल फिजिकल ग्रोथ का केवल फिजिकल ग्रोथ का लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है लर्निंग इज प्योरली द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का, जानकारी का केवल अधिग्रहण कर लेना, केवल और केवल विदाउट एनी रिटेंशन, तो ये लर्निंग में नहीं आएगा। लर्निंग में वो रहना चाहिए और उसकी वजह से चेंज भी आना चाहिए बिहेवियर में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन था, जिसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। लर्निंग जो है, सीखना जो है, वो व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू जीन Piaget's cognitive development theory, adolescent learners begin to move beyond concrete facts which cognitive characteristic reflects this stage। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर शिक्षार्थियों में ठोस तथ्यों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। किशोर शिक्षार्थी ठोस तथ्यों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जो है संज्ञानात्मकता, ये संज्ञानात्मक विशेषता किस चरण को प्रदर्शित करती है। तो पहला है हमारा कंप्लीट रिलायंस ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझने के लिए पूरी तरह से जो भौतिक वस्तुओं पर निर्भरता। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है सीधे सीधे कि भौतिक जो वस्तुएं हैं उसके बियॉन्ड हम जा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं बियॉन्ड कंक्रीट फैक्ट्स। कंक्रीट फैक्ट्स मतलब जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगेन वो कह रहा है कि डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कंसीडरिंग हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, यानी अमूर्त सोच को विकसित करना और काल्पनिक परिदृश्यों को विचार करना, ये इसकी संभावना ही हो सकता है। आगे देखते हैं। इनएबिलिटी टू इंगेज इन मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान में संलग्न होने की असमर्थता। असमर्थता तो नहीं होगा। डिपेंडिंग इंटायरली ऑन रूट मेमोराइजेशन विदाउट क्वेश्चनिंग, इसका भी जो है कंक्रीट और बियॉन्ड उसके कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी नहीं होगा। यही होगा आपका कि जब हम बियॉन्ड कंक्रीट फैक्ट्स जाएंगे तो हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करेंगे, और हाइपोथेटिकल जो चीज़ें हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, जो काल्पनिक घटनाएं हैं, उनको जो है हम समझना शुरू कर देंगे, विचार करना शुरू कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर दो का आंसर नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री।
कि मेलकम नॉल्स का जो थ्योरी है, मेलकम नॉल्स थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉजी emphasizes certain traits in adults. Which of the following is a key academic characteristic of adult learners? यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षार्थी है उनका एक एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, क्या होता है, इसमें हमें देखना है। एक प्रमुख शैक्षणिक विशेषता क्या है प्रौढ़ शिक्षार्थियों की, जिस प्रौढ़ शिक्षार्थियों को शिक्षा देने का जो मेथड होता है उसी को एंड्रोगॉजी बोलते हैं, मैकनॉलेज का थियरी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा हाईली डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्टर होता है उस पर हाईली डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो पूरी तरह से इंस्ट्रक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लर्निंग मोस्टली आउट ऑफ फियर ऑफ एकेडमिक फेलियर। एकेडमिक फेलियर क्या उन्हें डर नहीं होता है, वो इस तरह से सीखते हैं, ये ठीक है, इसको हम आगे देख सकते हैं कि डर के उस वजह से तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं एडल्ट लर्नर्स। तीसरा है सेल्फ डायरेक्टेड एंड सीकिंग एजुकेशन दैट इम्प्लाइज डायरेक्टली टू देयर परसीव्ड नीड्स। यानी स्वनिर्देशित होते हैं, सही बात है। और ऐसी शिक्षा की तलाश करना जो सीधे उनकी कथित जरूरतों पर लागू हो। ये हम लोग जानते हैं कि जो एडल्ट्स हैं जो वो ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो सीधे सीधे जो भी उनका वो काम करना चाहते हैं, जो भी उनकी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करे। तो ये इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। अगला है लैकिंग स्पेसिफिक गोल्स एंड रिजल्ट्स इन माइंड फॉर एजुकेशन। शिक्षा के लिए दिमाग में विशिष्ट लक्ष्यों और परिणामों का अभाव, ये नहीं होगा। यानी कि यही होगा कि जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक यही, उनकी विशेषता यही है कि वो स्वनिर्देशित होते हैं, खुद से जो है खुद को ही निर्देश देते हैं, खुद को ही डायरेक्ट करते हैं, और वो ऐसी शिक्षा की तलाश में रहते हैं जो उनकी ज़रूरतों को डायरेक्टली जो है पूरा करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ड्यूरिंग एडोलसेंस individuals often search for a sense of self and adult identity. एडोलसेंस के दौरान जो है एक पहचान का जो बनाने की जो बात होती है इंडिविजुअल्स में, वो बात की जा रही है। विच थियरिस्ट साइकोसोशल डेवलपमेंट स्टेज, विच थियरिस्ट साइकोसोशल डेवलपमेंट स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन बेस्ट अलाइंस विद दिस सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो आइडेंटिटी फ्रेमिंग का जो टाइम होता है इंडिविजुअल्स के अंदर एडोलसेंस के दौरान, उससे रिलेटेड किसकी थियरी साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज में आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन यानी कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम के जो चरण है उससे संरेखित होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज, ये कॉन्सेप्ट है एरिक एरिक्सन का। एरिक एरिक्सन ने 8 तरह की स्टेजेस बताई हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 तरह की स्टेजेस बताई हैं, इन्फेंसी से शुरुआत करके ओल्ड एज तक। और उसी में एक स्टेज है स्कूल स्टेज, स्कूल स्टेज है, प्ले स्टेज है, इन सारी स्टेजेस के बीच में ही 8 तरह की स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, और 8 तरह के कन्फ्लिक्ट भी बताए हैं। हर स्टेज के साथ में एक कन्फ्लिक्ट है, उसी कन्फ्लिक्ट में एक कन्फ्लिक्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो ये एरिक एरिक्सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स। किशोर शिक्षार्थियों की भावनात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। They experience mood swings marked by peaks of intensity and unpredictability. वे तीव्रता और अप्रत्याशितता के चरम से चिन्हित मिजाज मूड स्विंग्स को अनुभव करते हैं। ये तो ठीक बात है ना, जो सही बात है। एडोलसेंस लर्नर्स जो होते हैं उनमें ये चीज पाई जाती है। They have a complete lack of self awareness, complete lack of self consciousness.
कंप्लीट लैक ऑफ सेल्फ कॉन्शियस, यानी खुद के बारे में बिल्कुल भी वो अनभिज्ञ रहते हैं। एंड आर इनसेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म पर्सनल क्रिटिसिज्म, यानी कि जो उनका व्यक्तिगत आलोचना है उसके प्रति वो इनसेंसिटिव होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है, बल्कि वो सेंसिटिव होते हैं, खुद की आलोचना को वो जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेल्फ के प्रति वो कॉन्शियस होते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली अनकॉन्शियस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन होगा आपका वो स्टेटमेंट वन सही हो जाएगा, और स्टेटमेंट जो दूसरा है वो आपका गलत हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसमें ये वाले पार्ट्स को आप भूल जाइए, ए बी सी डी, ये ऑप्शन है ए बी सी डी, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क के महत्व पर जोर दिया। प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कौन सी विशेषता साझा अनुभवों को महत्व देकर इसे दृढ़ता से दर्शाती है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है किसको, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को वैल्यू देने को, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को वैल्यू देने को जो है रिफ्लेक्ट करता है। कौन सी विशेषता एडल्ट लर्नर्स की, यानी कि प्रौढ़ शिक्षार्थियों की। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला है प्रेफरेंस, दोनों ये सेम ही सेम, प्रेफरेंस फॉर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया के दौरान सख्त रूप से अलगाव को प्राथमिकता देना। अलगाव को प्राथमिकता देंगे तो शेयर्ड एक्सपीरियंस की बात कैसे होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड नेटवर्किंग विद पीयर्स, ये हो सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि हम लोग सहयोगात्मक शिक्षा की बात कर रहे हैं और साथियों के साथ नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ कल्चरली डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, सांस्कृतिक रूप से विविध दृष्टिकोणों की पूर्ण रूप से अस्वीकृति, ये भी नहीं होगा। सोल रिलायंस ऑन टीचर एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ये भी नहीं होगा। तो जब शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की बात करें तो शेयर्ड एक्सपीरियंस के लिए चाहिए कलेक्टिवनेस यानी कोलैबोरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। Which psychologist defined individual differences by stating today we think of individual differences as including any measurable aspect of the total personality। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को यह कहते हुए परिभाषित किया कि आज हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को कुल व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू के रूप में सोचते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन बीएफ स्किनर का है, इसको याद रखना है। ये परिभाषा आधारित क्वेश्चन है, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस की परिभाषा जो कि बीएफ स्किनर ने दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग लर्निंग स्टाइल्स, जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको मैच करना है जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, पहला विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स, और लर्न्स बेस्ट थ्रू लिसनिंग एंड डिस्कशन। तो ऑडिटरी लर्नर्स जो होते हैं वो चीज़ों को सुन करके और डिस्कशन के थ्रू जो है सीखते हैं। वहीं पे विजुअल लर्नर्स जो होते हैं उनको प्रेफर करते हैं आपके डायग्राम्स, चार्ट्स एंड विजुअल एड्स। तो ए आपका हो जाएगा 3, ये आप हटा दीजिए। और काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जो चीज़ों को करके सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रीफर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड मूवमेंट, व्यवहारिक गतिविधियों और गतिशीलता को प्राथमिकता देते हैं। तो इस हिसाब से इसका हो जाना चाहिए ए का 3 एंड बी का 2 एंड सी का हो जाएगा आपका, सी का 2 होगा और बी का 1 होगा, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका A3B1C2, यानी कि पहला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेबल मोरल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन एडोलेसेंट लर्नर्स, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर शिक्षार्थियों में पाई जाने वाली एक उल्लेखनीय नैतिक विकास विशेषता है। मोरल डेवलपमेंट कहाँ पर इस स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है, कौन से एक्शन में दिख रहा है,
वो आपको बताना है। ठीक है, नैतिक विकास से जुड़ी हुई विशेषता को जो दिखा रहा हो ऐसा ऑप्शन। तो दे एक्सेप्ट सोशल चेंजेस पेशेंटली, वे सामाजिक परिवर्तनों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करते हैं, ठीक है, एंड फाइंड देम इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, लेकिन इसमें मोरालिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दे शो कंपैशन एंड आर वोकल फॉर दोज हु आर डाउनट्रोडन एंड केयर फॉर एनवायरमेंटल इशूज, वे दलितों के प्रति करुणा दिखाते हैं और उनके लिए मुखर होते हैं और पर्यावरणीय मुद्दों की परवाह करते हैं। ये रिलेटेड है, मोरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, इसको रख सकते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शंस। दे कम्प्लीटली इग्नोर रिलीजियस टीचिंग्स, ऐसा तो नहीं है, रिलीजियस टीचिंग्स को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, कल्चरल एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हैं, ये नहीं है। लास्ट है, दे एक्नॉलेज देयर ओन फॉल्ट्स वेरी क्विकली बट जज अदर्स स्लोली, ये भी नहीं होगा। इसमें यही होगा, जो मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि उनका नैतिक विकास होता है, तो नैतिक विकास इसी में है कि वो जो शोषित है, जो डाउन रोडन है, जो है दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनके प्रति करुणा दिखाते हैं, या जो गरीब लोग हैं, जो किसी तरह से मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके प्रति उनके अंदर करुणा होती है, और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के भी वो एक्सप्रेसिव होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Adult learners often possess the ability to analyze, synthesize, and evaluate information based on their prior experiences. This falls under which category? अब देखो, ये पूरा जो है सोचने विचारने से रिलेटेड बातें हैं कि किस चीज में हम एनालाइज कर रहे हैं, किसी को समझने के लिए ब्रेक कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप करके ओवरऑल पिक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, ये जानकारी के बेस पे, जो पिछली जानकारी उसके बेसिस पे ये सब करते हैं, तो ये सब जो है दिमागी बात है, तो ये सब का सब आपका आ जाएगा कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। इमोशनल, फिजिकल और सोशल का इसी को लेना देना नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। According to the types of learning, which of the following is considered the highest level of learning, where an organism discovers relationships with its environment, often explored by Gestalt psychologists? सीखने के प्रकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सीखने का उच्चतम स्तर माना जाता है? सीखने का उच्चतम स्तर किसे माना जाता है? तो सीखने के उच्चतम स्तर में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मेथोडोलॉजी मेथड है, उसको हम मानते हैं सीखने का उच्चतम स्तर। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कंडीशनिंग, सभी सीखने की लेवल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे उच्च स्तर में रखते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द कॉन्सेप्ट ऑफ learners characteristics is used to designate a target group to help instructional designers. Attention span, memory, and mental procedures belong to which characteristics? ध्यान आकर्षित करना, चीज़ों को याद रखना, और जो मेंटल प्रोसीजर्स हैं, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना और इवेल्युएट करना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? तो अभी हम लोगों ने इसको देखा था, ये सब कॉग्निटिव डोमेन की बातें हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में ये चीज़ें आएंगी, पर्सनल, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल में नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग लर्नर्स। शिक्षार्थियों के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। लर्नर्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है, द प्रॉब्लम दे आर प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड सीक एजुकेशनल सॉल्यूशंस। वे समस्या केंद्रित होते हैं और एजुकेशनल सॉल्यूशंस खोजते हैं। ये हो सकता है, इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत कर दें इसको हम। दूसरा है, दे सीक अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। वो पीयर्स के अप्रूवल की तलाश में रहते हैं और अटेंशन गेटिंग बिहेवियर्स करते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है।
तीसरा है हमारा दे आर ऑफन स्केप्टिकल अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्रिफर टू ट्राई इट आउट। लर्नर्स का ये विशेषता है कि वो चीज़ों के प्रति, नई चीज़ों के प्रति संशय में रहते हैं, उनको आजमाना पसंद करते हैं। लास्ट है द ओवर रिएक्ट, दे ओवर रिएक्ट टू रिडिक्यूल एंड एम्बेरसमेंट। वो उपहास और शर्मिंदगी पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसा नहीं है, लर्नर्स ऐसा नहीं करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आ जाएंगी, पहला और तीसरा, यानी ए एंड सी, यानी ऑप्शन में हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। According to Howard Gardner's theory of multiple intelligences, a learner who has a strong capacity for self-awareness and self-reflection possesses which type of intelligence? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षार्थी जिसमें आत्म जागरूकता और आत्म प्रतिबिंब की मजबूत क्षमता होती है, उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? देखो, सेल्फ अवेयरनेस की बात की जा रही है और सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है। तो वो इंसान अपने बारे में जागरूक है और अब खुद को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके प्रति भी वो जागरूक है, उसको भी वो जानता है। इस यानी कि एक व्यक्ति के अंदर की ही सारी बातें हो रही हैं। तो ये आपका इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस की बात है। इंट्रा का मतलब होता है जब व्यक्ति के अंदर की बात हो, इंटरपर्सनल जब दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच की बात हो, दो व्यक्तियों की बीच की बात हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेल्फ की बात की जा रही है और सेल्फ की जब बात करेंगे तो वो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस के तहत आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट्स or is changed through training procedures. Which exponent in the field of learning gave this definition? Okay. सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से कोई गतिविधि उत्पन्न होती है या बदल जाती है। एक परिभाषा है और ये परिभाषा किस प्रतिपादक ने दी है ये बताना है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये हिलगर्ड की परिभाषा है लर्निंग के कंटेक्स्ट में। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से कोई गतिविधि उत्पन्न होती है या बदल जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये हिलबर्ट की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रिगार्डिंग द एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ adolescent learners, what does performance orientation signify? देखो, किशोर शिक्षार्थियों की शैक्षणिक विशेषताओं के संबंध में प्रदर्शन अभिविन्यास क्या दर्शाता है? प्रदर्शन अभिविन्यास क्या दर्शाता है कि जो किशोर शिक्षार्थी हैं उनकी अगर शैक्षणिक विशेषताओं की बात करें तो हम कब कहेंगे कि उनका, किस चीज़ को कहेंगे कि इनका प्रदर्शन अभिविन्यास ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है, या उनका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन किस चीज़ को दर्शाता है? पहला है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दियर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये भविष्य के अवसरों में रुचि कम दिखाते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी शैक्षणिक प्रदर्शन के प्रति और भविष्य के अवसरों के प्रति एकेडमिक परफॉर्मेंसेस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, भविष्य के अवसरों के लिए इसके निहितार्थ के बारे में बढ़ती जागरूकता, ये एक विशेषता है। नेक्स्ट इज द डिजायर टू बैलेंस एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली विद देयर एजुकेशन, शिक्षा के साथ अपने रोजगार और परिवार को संतुलित करने की इच्छा। ठीक है, अगला है लर्निंग इंटायरली थ्रू हैंड ऑन काइनेस्थेटिक्स मूवमेंट, पूरी तरह से व्यवहारिक गतिज आंदोलन के माध्यम से सीखना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और शिक्षा के साथ में रोजगार और परिवार को संतुलित करने की इच्छा एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन मुख्य रूप से उसकी जो परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है वो इसी में आएगा कि उसकी जो रुचि है वो शैक्षणिक प्रदर्शन में दिखेगी अच्छी, और वो भविष्य के जो अवसर हैं कि कहाँ पर इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आगे की प्लानिंग कर सकते हैं इस एकेडमिक परफॉर्मेंस, अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से, तो ये उसका जो है ज़्यादा उसको दर्शाएगा, उसके प्रदर्शन और विन्यास को, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन को। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है 16 उसका हुआ ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट्स बिलो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज बट नॉट इन पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। ऐसा नहीं है, पर्सनैलिटी में भी कैरेक्टर में भी हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। दूसरा है, कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग बिहेवियर्स। लर्निंग बिहेवियर्स में बैकग्राउंड जो होता है, कल्चरल और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करती है। ये बात सही है, ये बात सही है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला तो नहीं होगा, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत भी नहीं है। पहला सही नहीं है, सही है दूसरा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not fundamental characteristic of learning? निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की मूलभूत विशेषता नहीं है? सीखने की विशेषता, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सही बात है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है, लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड, सही बात है, सीखना जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। तीसरा है, लर्निंग इज रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रिक्टली टू अ सिंगल सिचुएशन एंड इज नॉन ट्रांसफरेबल, ये तो नहीं लग रहा। सीखना शक्ति से एक ही दिशा, एक ही स्थिति तक सीमित नहीं होता है और अहस्तांतरणीय भी नहीं होता है। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना टेकिंग प्लेस एवरीवेयर, सीखना हर जगह होने वाली एक सार्वभौमिक घटना है, सही बात है। यानी कि इसमें जो आपका ये ऑप्शन था ये नहीं था, और यही इसका मतलब एज अ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसने पूछा है नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, तो यही आपका हो जाएगा, जो कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लर्निंग की, यानी कि सीखने की। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, in terms of problem solving approaches, what constitutes an individual difference among learners during an examination? एक परीक्षा हो रही है, तो उस परीक्षा के दौरान इनमें से जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखा रहा है? ऑल लर्नर्स नेचुरली अटेम्प्ट द हार्डेस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट, तो यहाँ तो कोई डिफरेंस की बात हो ही नहीं रही। सभी शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। एवरी लर्नर प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एट द एग्जैक्ट सेम स्पीड, यहाँ पे किसी डिफरेंस की बात नहीं हो रही। सम लर्नर्स डील विद द इजीएस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट एंड स्किप द हार्ड पार्ट्स व्हाइल अदर्स प्रायोरिटाइज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम फर्स्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। कुछ जो है सबसे पहले सबसे आसान समस्याओं निपटते हैं और कठिन भागों को छोड़ देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसे हैं जो कठिन समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। और अगला हमारा ऑप्शन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है तो डिफरेंसेस कहाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, मैच द एडोलसेंट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। कुछ किशोर शिक्षार्थियों की विशेषताओं का उनके संबंधित डोमेन के साथ मिलान करें, ठीक है। एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो डोमेन है उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, इसका हम लोगों को पता करना है। तो एकेडमिक में क्या आएगा? पहला तो देखते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन, तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन। दूसरा है मेटा कॉग्निशन। तीसरा है वेरिएबल अटेंशन स्पेन। और चौथा है सेल्फ कॉन्शियसनेस और एंजाइटी। सेल्फ कॉन्शियसनेस और एंजाइटी की बात आएगी किसमें? आपके इमोशनल में, यानी कि सी का रहेगा आपका फोर्थ। वहीं पर बात है कॉग्निटिव की, जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें क्या आएगा? कॉग्निटिव डोमेन में मेटा कॉग्निशन आएगा। मेटा कॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना, कि कोई व्यक्ति सोचता कैसे है, उसमें सोचने का पैटर्न क्या है, या स्वयं व्यक्ति कैसे सोचता है, उसके सोचने की प्रक्रिया क्या है, सोचने का पैटर्न क्या है। इस तरह से कॉग्निटिव में आपका आ जाएगा डी का 2, ठीक है। डी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और बी यानी कि सोशल, सोशल में आ जाएगा आपका आइडेंटिटी फॉर्मेशन, की समाज में हमारी जो पहचान है वो कैसे बनेगी। और एकेडमिक में आ जाएगा आपका
वेरिएबल अटेंशन स्पैन, कि लोग जो है किस तरह से उस पर ध्यान दें, परिवर्तनशील ध्यान अवधि। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ए का जो है थर्ड पार्ट है, और बी हमारा 1 है, और सी हमारा 4 है, और डी हमारा 2 है। और इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस तरह से हमारा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। What happens to the trait of curiosity as an age-related individual difference according to the general learner psychology? सामान्य शिक्षार्थी मनोविज्ञान के अनुसार उम्र से संबंधित भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में जिज्ञासा के लक्षण क्या होते हैं या होता है? जिज्ञासा के क्या लक्षण है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इसके ऑप्शंस हैं। क्यूरियोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ, ऐसा नहीं है। क्यूरियोसिटी पूरी जीवन भर एक जैसा नहीं रहती। क्यूरियोसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एज, एज के साथ क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ये भी बात गलत है। क्यूरियोसिटी जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एज, एज बढ़ने के साथ साथ क्यूरियोसिटी कम होती जाती है। वेरी ओल्ड पर्सन्स आर ऑफन लेस एंथुसियास्टिक टू लर्न न्यू थिंग्स, ये बात सही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो जिज्ञासा है आमतौर पर कम होती जाती है। बहुत बूढ़े लोग अक्सर नई चीजें सीखने के लिए कम उत्साहित होते हैं। एज हैज नो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर लर्निंग, ये गलत है, इसका जो है इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। A teacher integrates real life contexts and group works while also being attentive to students who believe their personal problems are entirely unique to them. ठीक है। विच टारगेट ग्रुप इज द टीचर प्राइमरी सपोर्टिंग, यहाँ पे टीचर बात कर रहा है एक टारगेट ग्रुप के बारे में, और वो ग्रुप कैसा है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से यूनिक है, पूरी तरह से यूनिक है, वैसी समस्या किसी और की है ही नहीं। मेरी ही समस्याएं सबसे मतलब अलग है, मैं बिल्कुल अलग कंडीशन अलग सिचुएशन में हूँ। तो ये बात किसके बारे में बोली जा रही है? तो ये जो है हम एडोलसेंट लर्नर्स के बारे में बोल रहे हैं। जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं। Which type of learning specifically implies that a learner learns to differentiate between two stimuli occurring simultaneously, such as distinguishing between a dog and a doll? किस प्रकार की शिक्षा विशेष रूप से यह दर्शाती है कि एक शिक्षार्थी एक साथ होने वाले दो उद्दीपनों के बीच अंतर करना सीखता है? अंतर करना सीखने के लिए, जैसे कुत्ते और गुड़िया के बीच में अंतर सीखना है, तो अंतर सीखने के लिए विभेदीकरण सीखना पड़ेगा, भेदभाव कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग जो है उस वो लर्निंग यहाँ पे हमको देखनी पड़ेगी, उसी के अंडर में ये इस तरह का अंतर करना सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। दे रिलाई ऑन पेरेंट्स, वो पेरेंट्स पे निर्भर होते हैं सलाह के लिए माता पिता के ऊपर निर्भर होते हैं, महत्वपूर्ण वयस्कों पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के निर्णय लेना चाहते हैं। यह लक्षण किशोरों के किस विकास संबंधी विशेषता का हिस्सा है? देखो, सलाह लेने का मतलब है वो सही गलत के बारे में माता पिता से पूछते हैं कि ये सही है या ये गलत है, वयस्कों से पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो उन चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं जो नैतिक बातें हैं, और नैतिक बातें हैं इसका मतलब वो मोरल डेवलपमेंट के संबंध में ये बातें कही जा रही है, ये विशेषता मोरल डेवलपमेंट की है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट और लास्ट, which of the following best defines concept learning, which starts at a very young age, which when children attach verbal labels to objects like house, wood or fruits? कौन सी अवधारणा सीखने को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? कौन सा जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है वो इस बात को परिभाषित करता है कि जो बहुत कम उम्र में शुरू होता है। बच्चे घर, लकड़ी या फल जैसी वस्तुओं पर मौत के लेबल लगाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग अ सिंगल रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस सीक्वेंस, या किसी विशिष्ट जो उत्तेजना के अनुक्रम में वो एकल प्रतिक्रिया देते हैं कि खास चीज के प्रति एक खास प्रतिक्रिया। तो ये बहुत कम उम्र में शुरू नहीं होता है। लर्निंग टू परफॉर्म अ मोटर स्किल लाइक स्विमिंग, स्विमिंग जैसी चीजें बहुत कम उम्र में शुरुआत नहीं हो पाती, हम जानते हैं।
लर्निंग टू रिएक्ट टू सम कॉमन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज इन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कई सारी चीजें हैं, उनमें एक जैसी चीजों को लेकर के किसी तरह की प्रतिक्रिया देना, ये कुछ कुछ जो है स्टार्ट होता है, जो है कम उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है कि एक जैसी चीजें हैं उनको पहचानना, एक बड़े ग्रुप में जो एक जैसी चीजें हैं उनको अलग कर पाना, तो ये जो है स्टार्ट हो पाता है। डिस्कवरिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को कैसे बहुत कम उम्र में शुरू कर पाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज हमने लर्निंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस किए हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो कि यूनिट 1 का पार्ट 3 होगा। आई होप आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें देखने को मिले होंगे, जो आपके इस टीचिंग एप्टीट्यूड के लर्निंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ऐसे ही हम लोग पार्ट बाय पार्ट कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे और सारे यूनिट्स को पेपर 1 के कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।